गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? सब बढ़िया चल रहा है? अच्छा चल रहा है सब? तो मेट्रोलॉजी अब समझ में आ रहा है आपको? कैसा है चैप्टर के बारे में कुछ बताओगे? कमेंट किए हो क्या सेकेंड थर्ड लेक्चर में? कुछ लिखे हो? अच्छा चलो, हम सेकेंड देख लेंगे, कुछ था थर्ड में देख लेंगे। चलो ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कोर पे हम सीधे सीधे आते हैं, थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर देते हैं, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आपके पास पहला हो रहा है कार्बोनेट और, अब हम नाम बोलेंगे, है ना, सॉरी फार्मूला बोलेंगे, नाम आपको बोलना है, ठीक है ना। MgCO3, CaCO3, FeCO3, ZnCO3, CaCO3 डॉट MgCO3, 2 मोल में कॉपर है CuCO3 डॉट COH ट्वाइस, 1 मोल में CuCO3 डॉट COH ट्वाइस। क्लियर है? फिर पढ़ेगा बॉक्स, सॉरी ऑक्साइड, और ऑक्साइड में पढ़े थे Al2O3 डॉट 2H2O, Fe2O3 Fe2O3 डॉट 3H2O, Fe3O4 FeOCr2 क्रोमाइट और जिसको बोलते हैं, ZnO MnO2 TiO2 MnO2 SnO2। पढ़े ये सब? बिल्कुल पढ़े सर। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर पढ़े सल्फाइड और CuFeS2 कॉपर पायराइड्स, FeS2 आयरन पायराइड्स, Cu2S कॉपर ग्लांस, ZnS जिंक ब्लेड, PbS गैलीना, HeS सिनाबार। पढ़े? NiS मिलिराइट। पढ़े? बिल्कुल पढ़े। Ag2S सिल्वर ग्लांस या अर्जेंटाइट। फिर पढ़े हलाइड, और हलाइड में क्या क्या है बेटा? AgCl, KCl सिल्वाइन, KCl MgCl2 और 7H2O कार्नालाइट, Na3LF6 क्रायोलाइट, CaF2 फ्लॉस्फर। इसका फिर हम तीसरा पढ़े, नेक्स्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सल्फेट और PbSO4 एंगलसाइट, CaSO4.2H2O, जिप्सम सॉल्ट, MgSO4.7H2 या 6H2O जिप्सम सॉल्ट। क्लियर है? इस बार पढ़े थे सिलिकेट और, पढ़े थे, याद कीजिए क्या पढ़े थे सिलिकेट और? KlSi3O8 फेल्सफर। फिर पढ़े थे हाइड्रोक्साइड और Al2H4 Si2O5 कॉलिनाइट। चलो इसके बाद हम लोग प्रोसेस में इन किए थे। प्रोसेस में पहला प्रोसेस था कंसंट्रेशन, दूसरा था कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, तीसरा था रिडक्शन, चौथा था रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो कंसंट्रेशन पे हमने काम करना शुरू किया। कंसंट्रेशन बोला मेरा दो प्रोसेस होता है भैया, एक होता है फिजिकल प्रोसेस, एक होता है केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में हम लोग पढ़ना शुरू किए थे। पहला प्रोसेस था ग्रेविटी सेपरेशन, जहां डेंसिटी का फर्क होता है और इम्पीडेंस के बीच में। जनरली हम लोग आयरन का इस्तेमाल करते हैं या टी का इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, जहां मैग्नेटिक कैरेक्टर का फर्क होता है, जहां पे एक और जो होता है और इम्पीडेंस में मैग्नेटिक कैरेक्टर का फर्क होगा। तो एग्जांपल पढ़े थे, SnO2 पढ़े थे, वोल्फ्रामाइड पढ़े थे। वोल्फ्रामाइड मैग्नेटिक होता है, SnO2 नॉन मैग्नेटिक होता है। एक पढ़े थे आप क्रोमाइट और सिलिकेट इम्पीडेंस के साथ। इसके बाद चौथा पढ़ेगा फ्लोट फ्लोटेशन। फ्लोट फ्लोटेशन का मतलब फ्लोट बनता है जो फ्लोट करता है पानी के ऊपर, और उसी के थ्रू क्या होता है, हमारा ओर जो होता है वो क्या होता है, इम्पीडेंस से अलग होकर बाहर आ जाते हैं। इम्पीडेंस जो होता है वो वेटेबल होता है वाटर के साथ, वो वाटर में नीचे कंटेनर में पड़ा रह जाता है। क्लियर है? इसमें हम लोग दो चीज पढ़े। कलेक्टर के बारे में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। कलेक्टर क्या होता है सर? सोडियम मिथाइल जैथेट होता है, जो एक पार्ट में हाइड्रोफिलिक होता है, एक पार्ट में हाइड्रोफोबिक होता है। एक वाटर के कांटेक्ट में रहता है, एक एयर के कांटेक्ट में होता है। आप पानी वाले डालते हैं, पानी वाले क्यों डालते हैं? क्योंकि फ्लोट को वो क्या करता है, क्रिएट करता है, और फ्लोट को क्रिएट करने के साथ वो क्या होता है, ओर के साथ बाहर आ जाता है। दूसरा होता है फैटी एसिड भी होता है जो कलेक्टर का काम करता है। फिर एक होता है फ्लोट स्टेबलाइजर, फ्लोट को डेवलप करने वाला, फ्लोट को बनाने वाला, या फ्लोट को स्टेबलाइज करने वाला, बकेट में ज्यादा फ्लोट बने इसके लिए लेते हैं एनिलीन लेते हैं या क्रेजॉल लेते हैं। क्लियर है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद पढ़े थे दूसरा केमिकल प्रोसेस, मैथ लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग में पढ़े थे कि लीचिंग का कंडीशन होता है कि ऐसा कोई और अगर लीचिंग में काम करता है तो वो अपने अनुसार क्या लाता है, सुटेबल रिएजेंट लाता है, जिसको वो सॉल्युबल होता है, उसकी इम्प्यूरिटी इनसॉल्युबल होता है। तो आप एक एग्जांपल पढ़े थे बॉक्साइट का। बॉक्साइट की कुछ इम्प्यूरिटी भी लिखे थे, SiO2 लिखे थे, Fe2O3 लिखे थे, TiO2 लिखे थे आप, है ना। बॉक्साइट क्या होता है, NaOH में डिसॉल्व होता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, सोडियम मेटालोनेट NaLO2, वो कॉम्प्लेक्स को आप क्या करते हैं, वाटर में डाइल्यूट करवाते हैं, तो एक पीपीटी बनता है व्हाइट कलर का, एलोइस थ्राइस को 2 मोल में हिट करते हैं सर, तो क्या मिलता है, प्योर ट्राई एल्यूमिना स्वाहा। मतलब यहाँ तक हमारा खत्म हो गया था। तो कंसंट्रेशन हमारा खत्म हो चुका है ना। अब हम सेकंड प्रोसेस में करेंगे जिसका नाम है बेटा कन्वर्जन। किसको कन्वर्जन करना है सर? कंसंट्रेट ओर को, जो ओर आपको मिल चुका है आप उसको क्या करेंगे, कंसंट्रेट ओर है, आप उसको कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे सर? कन्वर्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड में सर। तो आप अब सेकंड टॉपिक लिखिए, क्या लिखेंगे, कन्वर्जन, है ना। क्या लिखेंगे, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, इनटू मेटल ऑक्साइड, इनटू
मेटल ऑक्साइड। क्लियर है? मतलब आप अपने ओर को जो कंसंट्रेट ओर मिला है आपको, सेकंड प्रोसेस में पा रहे हैं, मतलब 4 प्रोसेस में पहला प्रोसेस हमारा खत्म हो गया, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब सेकंड पढ़ रहे हैं कन्वर्जन ऑफ ओर को कन्वर्ट करेंगे किसमें? मेटल ऑक्साइड में। किससे कन्वर्ट करेंगे? मेटल ऑक्साइड में। चलो भाई, अब मेटल ऑक्साइड में जब कन्वर्ट करेंगे सर, तो इसमें में 2 प्रोसेस होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं लोग कैल्सिनेशन। क्या होता है बेटा? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, ध्यान से देखना है और सुनना है ना? ध्यान से देखना है और सुनना है, कैल्सिनेशन। और एक होता है सर रोस्टिंग। तो एक काम करते हैं, चलो हम नाम लिख देते हैं पहले, है ना, फिर साथ में हम लोग काम करेंगे। रोस्टिंग, ROASTING, रोस्टिंग। चलो, अब सवाल है सर, ये दोनों प्रोसेस जो होता है कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, ओर को कन्वर्ट करने में, तो ये एक हीटिंग प्रोसेस है। आप ओर को ना हीट करते हैं और हीट करके आप मेटल ऑक्साइड में उसको क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। ये जो हीटिंग होता है ना, एक फर्नेस में होता है, एक बर्तन चैम्बर होता है, उसी चैम्बर में अपने ओर को डालते हैं और क्या होता है, किसी में इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करेंगे, किसी में इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट करेंगे। उस चैम्बर का नाम क्या है? ये कई बार सवाल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। कैल्सिनेशन प्रोसेस इज डन बाय कौन सा फर्नेस, है ना? रोस्टिंग प्रोसेस इज डन बाय कौन सा फर्नेस? तो उस फर्नेस को ध्यान से सुनना और देखना है। कैल्सिनेशन हो या रोस्टिंग हो, दोनों एक ही फर्नेस में होता है। इस फर्नेस का नाम है रेवर्बरेटिव फर्नेस। क्या नाम है? रेवर्बरेटिव फर्नेस। रेवर्बरेटिव फर्नेस, ध्यान सुनना, REVER, रेवर, REVER, रेवर्बरेटरी, PRATORY, रेवर्बरेटरी फर्नेस, रेवर्बरेटरी NAC फर्नेस, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पूछ सकते हैं छोटा सा क्वेश्चन। कैल्सिनेशन प्रोसेस इज डन बाय रेवर्बरेटिव फर्नेस, रोस्टिंग प्रोसेस इज डन इन रेवर्बरेटिव फर्नेस। REVER, कुछ मिस्टेक हो गया क्या? BERATORY, रेवर्बरेटिव फर्नेस, है ना? एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बना हुआ है, चाहे तो वहां पे रेफरेंस ले सकते हैं, देख सकते हैं। रेवर्बरेटिव फर्नेस, क्लियर है? चलो भाई, तो कैल्सिनेशन अपना कंडीशन लाया, कैल्सिनेशन बोला, पहले लोग कैल्सिनेशन पे काम कर लेते हैं, फिर रोस्टिंग पे काम करेंगे। क्लियर है? तो आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग 2 प्रोसेस होता है बेटा। दोनों प्रोसेस में आप और को हीट करेंगे रेवर्बरेटिव फर्नेस में, है ना? एक चेंबर होता है, जिसे आप चेंबर को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, एक ऐसा चेंबर जिसे आप कभी ना मूवीज में देखते होंगे कि डॉन जो होता है या जो गुंडा होता है वो ना नॉनवेज को पकाता है ना? फायर लगाता है, आग लगता है और वहां पे एक लकड़ी के सहारे वो नॉनवेज को रोटेट करता रहता है, वो पकता रहता है। रोस्टेड जिसको होता है ना, रोस्टेड मटन, हम तो ऐसे खाते नहीं है, लेकिन बहुत लोग को मालूम होता है जो खाता है, रोस्टेड होता है, रोस्टेड करता है, रोस्टेड मटन लाओ, रोस्टेड चिकन लाओ, ऐसा लोग बोलता है, क्योंकि कहता है उसके अंदर क्या क्या माल जो भी है भगवान जाने, हमें मालूम नहीं है। तो वो कहा जाता है ना कि उसी तरह का एक चेंबर मान लिया, पैक कर दिए, एक चेंबर बना दिए, उसमें ना क्या कीजिए, कभी एयर का प्रेजेंस करिए, कभी एयर का ऑब्सेंस कर दीजिए और उसी चेंबर को ओर को डाल दिए और हीट कीजिए, और हीट करेंगे ना तो वहां से आपका ओर जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें? मेटल ऑक्साइड में। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं रेवर्बरेटिव फर्नेस, REVERBERATORY, रेवर्बरेटिव फर्नेस। क्लियर है? तो पहला प्रोसेस है कैल्सिनेशन, दूसरा है रोस्टिंग। पहले कैल्सिनेशन पे काम कर लेते हैं, फिर हम काम करेंगे रोस्टिंग पे, है ना? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, छोटा सा प्रोसेस है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, अच्छे से देखना है इस प्रोसेस को, कैसे काम करना है, कैसे लाना है बेटा। तो कैल्सिनेशन में सबसे पहले हमें देखना ये है कि सर कैल्सिनेशन में करना क्या होता है। तो कंडीशन पहले समझते हैं कि कैल्सिनेशन अपना कौन सा कंडीशन देता है। देखो, मेरा लेक्चर का ना एक मतलब है, ध्यान से सुनना। हम तुम्हें कोशिश करते हैं कम समय में ज्यादा पढ़ाने का, ताकि लेक्चर तुम्हें कम अटेंड करना पड़े और ज्यादा कंटेंट तुम ले लो, है ना? तो हम कंटिन्यू बोल रहे हैं, कंप्यूटर के ऐसा कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं, है ना? तो ध्यान से सुनना, कंसंट्रेट होकर। ऐसा नहीं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर लेक्चर चला रहे हो, चले गए बाथरूम में नहाने के लिए, काम गेम बच जाएगा हमारा, बिल्कुल गेम बच जाएगा, गेम मतलब खत्म हो जाएगा तुम्हारा कहानी। तो ये ध्यान से सुनना अच्छे से बेटा, अच्छे से बैठ के पढ़ना है, कॉपी ले लेना है, पढ़ना है, धीरे से सुनना है और कंसंट्रेट होकर देखना है। चलो, तो हम लोग कैल्सिनेशन की बात करें। कैल्सिनेशन में कंडीशन दिया, क्या दिया कंडीशन? कैल्सिनेशन दिया हमारा कंडीशन कि भाई कैल्सिनेशन में क्या होता है, जब ओर को आप हीट करेंगे तो कैसे ओर को हीट करेंगे? तो ये बोला कि हमारे अंदर जनरली क्या होता है, कार्बोनेट ओर को या हाइड्रोक्साइड ओर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन मेरे साथ लिखिए, पहला लिखिए, जनरली, देखो सब, जनरली कार्बोनेट ओर एंड हाइड्रोक्साइड ओर आर यूज्ड। 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 दूसरा कंडीशन, जब ये सर ओर आता है तो कैसे काम करता है, हीटिंग कैसे करते हैं? तो अगला कंडीशन लिखो बेटा, हीटिंग ऑफ ओर
ओर को जब आप हीट करते हैं, लिखिए हीटिंग ऑफ ओर्स इन अब्सेंस ऑफ एयर, हीटिंग ऑफ ओर इन अब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। देखो बहुत सारे बुक में ना लिखा रहता है इन अब्सेंस ऑफ एयर, बहुत सारे बुक में लिखा रहता है और लिमिटेड सप्लाई, मतलब हवा एयर जो थोड़ा बहुत सप्लाई होता है, तो इसलिए हम दोनों पॉइंट लिखवा रहे हैं, हीटिंग ऑफ ओर इन अब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, जो ओर के अंदर मेटल प्रेजेंट है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके टेम्परेचर से आप लो टेम्परेचर पे ही हीट करेंगे, है ना, हीटिंग करेंगे, ताकि आपका मेटल वेपराइज ना हो सके, है ना। ऐसा नहीं कि मेल्ट होगा वेपराइज हो गया, कहानी खत्म हो गया अब आपका, तो पता चलेगा मेटल तो आसमान में उड़ रहा है, हम लोग कहां हम लोग ऐसे बैठे हैं, कहां गया मेटल, कहां गया मेटल, कहां गया मेटल, मेटल तो उड़ गया भाई, कहां है टेम्परेचर तुम बढ़ा दी। तो टेम्परेचर क्या लेना है, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, जो भी मेटल ओर के अंदर मेटल है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे टेम्परेचर बिलो ही होना चाहिए। तो आप क्या लिखे, हीटिंग ऑफ ओर को आप हीट करते हैं, हीटिंग ऑफ ओर क्या करते हैं, ओर को हीट करते हैं इन अब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, है ना। चलो भाई अब देखते हैं फटाफट, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन में देखते देखते तुम्हें याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। देखो जैसे आपके पास है सर, क्या है सर, ZnCO3 कार्बोनेट ओर, इसको हीट करेंगे, यहाँ से मिलेगा सर ZnO प्लस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ से सब सीखना। जैसे आपके पास है सर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, आप इसको हीट करेंगे, यहाँ से मिलेगा CO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मिलेगा सर CO2 गैस, बिल्कुल मिलेगा। जैसे आप बोल सकते हैं सर हमारे पास क्या है सर, हमारे पास है सर MgCO3, देखो सारा और इस्तेमाल हो रहा है जो आप पढ़े हुए हैं, है ना, मैग्नेसाइड, आप इसको हीट करेंगे, यहाँ से मिलेगा MgO प्लस CO2। अच्छा ये एरो के ऊपर क्या है, डेल्टा है ना, हीट का साइन है बेटा। जैसे आपके पास कंबाइंड में है डोलोमाइट CaCO3 डॉट MgCO3, आप इसको जब हीट करेंगे ना तो अपना अपना ऑक्साइड बनाएगा, क्या मिलेगा बेटा, CaO प्लस MgO प्लस एक CO2 ये देगा, एक CO2 ये देगा, 2 मोल CO2 गैस। बहुत सिंपल है, कितना सिंपल है देखो ध्यान से, है ना। अब कुछ हाइड्रोक्साइड और पे काम कर लेते हैं। जैसे आपके पास क्या है सर, हमारे पास है सर Al2O3.2H2O, पढ़े ना, बॉक्साइड, इसको जब हीट करेंगे सर तो हमें क्या मिलेगा, आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या मिलेगा, Al2O3 प्लस 2 मोल H2O, 2 मोल H2O। अब देखो ये वेपराइज होकर बाहर निकल रहा है, ध्यान से देखना सब। जैसे आपके पास है क्या है, Fe2O3.3H2O, इसको जब हम लोग हीट करेंगे सर तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा बेटा Fe2O3 प्लस 3H2O। ये तो काम हो गया हमारा। इसी को हम और करके लिख रहे हैं ना, इसी को और करके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, 2 मोल में FeOH थ्राइस, है ना, और करके लिख रहे हैं, यही फार्मूले को हम यहाँ लिख रहे हैं, FeOH थ्राइस, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म दिख रहा है, FeOH थ्राइस, तो इसका भी आंसर सेम आएगा जो ऊपर में गिवन है, क्या आंसर होगा, Fe2O3 प्लस 3 मोल H2O। ये सारे हमारे पास दो टाइप के ओर हैं जो कैल्कुलस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक जो आपके हैं वो है कार्बोनेट ओर और एक कुछ और है जो है हाइड्रोक्साइड ओर। इन जनरल हम बोल रहे हैं, जनरल कैल्कुलेशन क्या करता है, कार्बोनेट ओर को और हाइड्रोक्साइड ओर को हीट करता है इन अब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अब देखो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर का मतलब ना, एयर बहुत कम परसेंट में होता है और इतना कम परसेंटेज होता है कि आप उसको मोल में परसेंट नहीं कर सकते, इंडिकेट नहीं कर सकते भाई हाफ मोल है, 1 मोल है, 2 मोल है, बट कहा जाता है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर कहा जाता है। बट ओवरऑल आप अच्छे बुक में देखेंगे तो एक ही चीज कहा जाता है, कैल्सिनेशन इन अब्सेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जो क्लियर है, जो हम फैक्ट बता रहे हैं आपको, क्लियर है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी ध्यान में रखना है, तो इसको कॉपी कीजिए फटाफट, जल्दी से। कैल्सिनेशन हो गया हमारा, अब एक पॉइंट लिखना है, फिर रोस्टिंग पे आ जाएंगे बेटा, जल्दी से खत्म हो जाएगा, फटाफट लिखो भाई जल्दी जल्दी। चलो भाई हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब कैल्कुलेशन में एक पॉइंट लिख दीजिए आप, क्या लिख देंगे, लिखिए इफ एनी ऑर्गेनिक मैटर और मॉइस्चर, इफ एनी ऑर्गेनिक मैटर और मॉइस्चर आर प्रेजेंट, if any organic matter or moisture are present during calcination process,
any organic matter or moisture are present during calcination process, then get destroyed. मतलब यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे सल्फर का कुछ कंपाउंड होता है, एल्युमिनियम का कंपाउंड होता है, या आप कह सकते हैं कुछ ऐसे मैटर होते हैं, एंटीमनी होता है, ठीक ना। तो ये जो कंपाउंड अगर प्रेजेंट होता है ना, तो इन जनरल क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। या मॉइस्चर वाटर है तो वाटर भी हीट होगा तो वही पानी वो क्या होगा, वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा, है ना, एयर बन के निकल जाएगा। चलो अब सेकंड हम लोग काम करते हैं रोस्टिंग पे। तो आप सेकंड हाफ लिख सकते हैं, अगर आपकी कॉपी में सेकंड हाफ में जगह होगा तो आप उधर लिखिए, या मेरे जैसा लिखिए फ्रेश रोस्टिंग। तो हम लोग काम करेंगे कहाँ पे बेटा, रोस्टिंग पे। तो रोस्टिंग का पहला कंडीशन है ना कि रोस्टिंग कैसे काम करेगा और क्यों काम करेगा। तो रोस्टिंग में आप लिखिए, क्या लिखेंगे, रोस्टिंग में नीचे लिखेंगे हम लोग, लिखो भाई क्या लिखेंगे, जनरली लिखे, जनरली सल्फाइड ओर आर यूज्ड, सल्फाइड ध्यान से लिखना, नॉट सल्फेट, सल्फाइड ओर आर यूज्ड, जनरली सल्फाइड ओर आर यूज्ड, जनरली सल्फाइड ओर आर यूज्ड। और सल्फाइड ओर आर यूज्ड जहां लिखे ना फुल स्टॉप दिए, फुल स्टॉप के बाद क्या कीजिएगा, एक एरो दे दीजिए, और ये सल्फाइड कन्वर्ट होता है सल्फेट में, बस एक लिख रहे हैं, बाकी आंसर तो दिखेगा ही, या कन्वर्ट होगा ऑक्साइड में, है ना। ऑक्साइड या सल्फेट दो चीज हमें मिलता है यहाँ से। जनरली सल्फाइड ओर आर यूज्ड, और उसका आंसर आता है सल्फेट या ऑक्साइड। वो अपना सल्फेट भी बनाता है कोई देखेंगे अभी, ठीक है ना। चलो अब कंडीशन इसका भी है कि ओर को हीट करेंगे तो क्या कंडीशन है, इसका लिखो नीचे, हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, या एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर भी लिख सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एयर और एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर और एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर और एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर below the melting point of metal, below the melting point of metal, below the melting point of metal, below the melting point of metal। मतलब यहाँ पे ना ये कंडीशन है कि जो ओर में मेटल है उसके मेल्टिंग पॉइंट से टेम्परेचर बिलो ही होना चाहिए ड्यूरिंग हीटिंग, है ना, जब आप हीट कर रहे हैं तो। क्लियर है। चलो बेटा अब देखो कैसे हीट करेंगे सर, तो बहुत सिंपल है, सल्फाइड लाओ, जैसे आप पढ़े हैं छोटे छोटे पहले सल्फाइड ले आइए, ZnS जिंक ब्लेंड याद है। अब एयर के प्रेजेंस में हीट करना है तो एयर को हम बैलेंस करके लिख रहे हैं 3/2 O2, है ना, O2 का 3/2 मोल है बेटा। इसको जब आप हीट करेंगे ना तो यहाँ से मिलेगा ZnO जिंक ऑक्साइड, और साथ में मिल जाएगा SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसा बन जाएगा सर, है ना। जैसे आपके पास क्या है सर, हमारे पास अगर ZnS है लेकिन O2 को बैलेंस करें हम ऐसे, twice O2 मतलब ऑक्सीजन का 4 मोल है, और हीट करेंगे ना यहाँ क्या मिलेगा ZnSO4। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी-कभी ये क्या करता है, सल्फेट को भी दे सकता है, और इन जनरल क्या देता है, ऑक्साइड को भी दे सकता है। ये ध्यान में रखना है बस इस चीज को, सल्फाइड से जो है सल्फेट भी मिलता है और ऑक्साइड तो मिलता ही मिलता है ना, ऑक्साइड मिलेगा ही मिलेगा बेटा। जैसे आप पढ़े, क्या पढ़े, आपके पास में PbSO4 है ना, सेलुसाइड याद है आपको, PbSO4 सेलुसाइड, सॉरी उल्टा बोल दिया, सॉरी PbS, PbS सॉरी भाई, PbS गलीना। तो PbS को भी ना आप क्या करेंगे, यहाँ देंगे 3/2 O2, और यहाँ से क्या मिलेगा, हीट होने पे क्या मिलेगा बेटा, PbO, और प्लस क्या मिलेगा, SO2 गैस। क्लियर है। चलो और भी बहुत सारे और हैं, जैसे आप पढ़े, क्या पढ़े, कॉपर का सल्फाइड पढ़े ना, कॉपर पैराइड्स क्या पढ़े थे बेटा, CuFeS2। इसको जब आप हीट करते हैं ना O2 के प्रेजेंस में, देखो हम बैलेंस कर लेंगे, 2 मोल में लिए, यहाँ से मिलेगा Cu2, कॉपर 2 मोल में बैलेंस हो गया, आयरन के लिए चाहिए 2 मोल, तो क्या ले लेंगे, 2 मोल में FeO है ना, फेरिक ऑक्साइड, और साथ में क्या होगा, SO2 गैस बाहर आ जाएगा। बाकी बैलेंस कर लीजिए आप, देखिए इधर आंसर में कितना ऑक्सीजन है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास 4 है, इसके पास 5 है, तो 5 है तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर 5 है ना तो कॉपर तो 2 मोल में बैलेंस है, Cu2 मिल गया बेटा, आयरन भी 2 मोल में बैलेंस है सर, है ना, आयरन भी 2 मोल में बैलेंस है, सल्फर यहाँ पे 2 2 4 मोल है, सॉरी सल्फर को पहले बैलेंस करो, सल्फर 4 मोल में है, इसको यहाँ 4 कर देते हैं हम लोग, है ना, 4 मोल सल्फर बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, 4 दूनी 8,
तो 10 1 11 है ना, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप 11/2, 11 दूनी 22, 22 बटा 2 11 आ गया है ना, 11/2 लगा देंगे यहाँ पे। समझ में आया? बहुत सिंपल है। ये 2 मोल में लिया कॉपर पैराइड CuFeS2 फार्मूला तो आप पढ़े है ना, तो कॉपर 2 मोल में बैलेंस है, Cu2 कॉपर 2 बैलेंस है, आयरन की चाहिए 2 मोल में आयरन बैलेंस है, सल्फर हो गया 2 दूनी 4, 4 मोल में सल्फर 4 मोल में बैलेंस है। अब बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 4 लिखा हुआ है +4, इसको अच्छे से लिख लो +4, 4 मोल सल्फर है। अब ऑक्सीजन हो गया 4 दूनी 8, 8 हो गया बेटा यहाँ पे, तो इसके पास 10 1 11 है, तो O2 को क्या करेंगे 11/2 O2 कर देंगे, 11/2 करेंगे, 11 दूनी 22, 22 बटा 2 11 ऑक्सीजन बैलेंस है हमारा। क्लियर है? चलो जैसे आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, हमारे पास सल्फाइड और है, और भी इसे ले सकते हैं आप Cu2S कॉपर ग्लास, यहाँ इसको हीट करेंगे, यहाँ क्या ले लेंगे 3/2 O2, इसको हीट कीजिए, यहाँ से क्या मिलेगा Cu2O + SO2, इसको बना लो फटाफट जल्दी से, ठीक है जल्दी से। तो आपके पास सल्फाइड हो है, इस सल्फाइड को आप क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं, और हीट करने के बाद क्या कर रहे हैं आप सल्फेट में या ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? इसको लिखिए जल्दी से फटाफट, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये कहा गया सर, ये जब आप प्रोसेस अप्लाई करते हैं ना रोस्टिंग, तो रोस्टिंग दौरान क्या होता है, इसके दौरान भी इसके कंटेनर में कौन सा कंटेनर रेवर्बरेटरी फर्नेस, इसको भूलना नहीं है, रोस्टिंग हो या कैल्सिनेशन हो, कहाँ काम होता है रेवर्बरेटरी फर्नेस में काम होता है। कौन सा काम, हीटिंग, किसका कोर का, कन्वर्ट क्या होता है मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? चलो तो बोला गया सर रोस्टिंग दौरान क्या होता है, कुछ नॉन मेटलिक इम्प्यूरिटीज होते हैं है ना, गंदगी कचरा नॉन मेटलिक होते हैं, और वो नॉन मेटलिक इम्प्यूरिटीज अगर यहाँ प्रेजेंट होते हैं तो वो अपने वोलेटाइल फॉर्म में क्या होता है डिस्ट्रॉयड हो जाता है, बाहर निकल जाता है, चला जाता है। क्लियर है? तो पहले हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं, फिर उसकी भी रिएक्शंस कर लेंगे, लास्ट में आखिर में जोड़ लेंगे, सिंपल से रिएक्शन छोटे छोटे हैं। तो नीचे ऐसे लिखते हैं, पहले पॉइंट में नोट बना दीजिए, और नोट में लिखिए सम नॉन मेटलिक इम्प्यूरिटीज, देखो बेटा सम नॉन मेटलिक इम्प्यूरिटीज, some non-metallic impurities are present, some non-metallic impurities are present, some non-metallic impurities are present, such as sulfur, phosphorus, arsenic, antimony, हम इस पे लिख रहे हैं, रिएक्शन सीधे कर देंगे, such as sulfur, phosphorus, arsenic, antimony, Sv, then they goes out, या then they go out in volatile form। volatile form का मतलब क्या है, अब ये सॉलिड है और गैस के फॉर्म में निकल जाता है, दैट इज क्या हो रहा है, नेचर चेंज हो रहा है, स्टेट बदल रहा है, इसलिए फेज बदल रहा है, तो क्या बोलेंगे volatile form। then they go out in their volatile form, वो अपने volatile form में निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा सर, तो सल्फर को निकलना है, सल्फर बोलेगा भाई हमें O2 दे दो, O2 दे दिए, इसको क्या बन गया बेटा SO2 गैस, बहुत आसान से लिखना। फास्फोरस बोला हमें निकलना है, तो आप ले लीजिए 4 मोल में फास्फोरस ले लीजिए, और यहाँ कर दीजिए इसको 5/5 O2 कर दीजिए, तो 10 हो गया, यहाँ से बनकर निकलेगा P2O5 है ना, और ये 2 मोल में बाहर निकलेगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहे हैं, बहुत सारे बुक में लिखा रहता है P4O10, तो P4O10 जो होता है ना वो गैस के फॉर्म में नहीं होता, वो सॉलिड होता है, तो P4O10 ना लिखकर हम क्या लिखते हैं P2O5 लिखते हैं, ताकि ये गैस के फॉर्म में 100% आप बोल सकते हैं बाहर जाकर वोलेटाइल बदल रहा है ना। आर्सेनिक भी क्या है सर, यहाँ पे आर्सेनिक 2 मोल में है, आप इसको बैलेंस करेंगे तो क्या लेंगे 3/2O2, और यहाँ से क्या निकलेगा वोलेटाइल फॉर्म AS2O3, ये निकल जाएगा बेटा। एंटीमनी भी आपके कितने मोल में है, 2 मोल में है सर, यहाँ क्या लेंगे 3/2O2, और यहाँ से क्या निकल कर आएगा Sb2O3, और ये भी अपना वोलेटाइल फॉर्म बनाकर बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? तो छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, आपको याद ही रखना है, बस ध्यान से एक बार देख लेना है। सल्फर अपना वोलेटाइल बना रहा है SO2 गैस, फास्फोरस बना रहा है P2O5, आर्सेनिक बना रहा है S2O3, एंटीमनी बना रहा है Sb2O3। तो इसको ध्यान में देखो, बहुत लोग पढ़ा भी देता है P4O10, सीधे पढ़ाएगा P4O10, लिख लो यहाँ पे, बन सकता है रिएक्शन में जैसे आप बैलेंस करें, यहाँ करेंगे तो P4O10 सीधे बैलेंस हो जाएगा, 4 मोल फास्फोरस है, 10 मोल ऑक्सीजन है, लेकिन हम P2O5 बना रहे हैं क्योंकि गैस के फॉर्म ये निकलता है, P4O10 सॉलिड के फॉर्म में क्या होता है एग्जिस्ट करता है ना, स्टेबल होता है बेटा, इसलिए वो P2O5 निकाल रहे हैं। क्लियर है?
इसको बना लीजिए। तो हम 2 प्रोसेस पढ़े, रोस्टिंग पढ़े कैल्सिनेशन absence of air और limited supply of air, roasting in presence of air और excess supply of air भी कर सकते हैं। क्लियर है? रोस्टिंग में क्या होता है, सल्फाइड ओर पे काम होता है जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग सल्फेट या ऑक्साइड मिलता है, और कैल्सिनेशन में क्या होता है, कार्बोनेट ओर के ऊपर काम होता है जिस पे आप बेसिकली बोलते हैं क्या उसका ऑक्साइड फॉर्म मिलता है, या हाइड्रोक्साइड ओर के ऊपर काम होता है जहां से उसका ऑक्साइड फॉर्म हमें मिलता है। क्लियर है? अब इसको कॉपी कर लीजिए अच्छे से, और फिर हम लोग 2 प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं। अब तुम्हें लग रहा है सर थोड़ा फास्ट हो गया। हाँ, क्यों नहीं फास्ट होगा, पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर में यहाँ पे ट्यूनिंग बनाने में टाइम लगता है, लेक्चर को हमें खुद हम स्लो होते हैं रहते हैं ताकि ना बच्चों को लगे कि ऐसा कोई फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा है ऐसा, तो इसलिए थोड़ा स्लो पढ़ा है। अब जाकर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा कि भाई हाँ ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ऐसे और आता है, ये और सल्फाइड और है, ये और कार्बोनेट और है, ये हाइड्रोक्साइड और है, सबका नाम आपको मालूम है ना, तो आप इसको समझ में आ रहा होगा, इसलिए घबराना नहीं है। अब थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे तो 2 प्रोसेस खत्म हो गया। पहला प्रोसेस था कंसंट्रेशन और दूसरा प्रोसेस था हमारा कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में हमें ओर मिल गया बेटा, ठीक है ना। तो तीसरा प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे, मेजर पार्ट है। उसके पहले एक छोटा सा टर्म्स पढ़ना है जिसका भी हमें इस्तेमाल करना होता है, वो कंपलसरी हमारे लिए, अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो मेटलर्जी थोड़ा सा फीका हो जाएगा, तो आपको कलर डालना पड़ेगा, मेटलर्जी में रंग बनाना पड़ेगा। इसलिए एक पॉइंट और हम डिस्कशन करेंगे, फिर हम थर्ड प्रोसेस पे कंटिन्यू काम करेंगे जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। क्लियर है? तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और फटाफट हम लोग टर्म्स पढ़ेंगे, उस टर्म्स के बाद हम लोग थर्ड प्रोसेस पे मूव करना शुरू करेंगे। चलो भाई, देखो अब थर्ड पॉइंट ये है, क्या पॉइंट है सर, कि हमारे पास एक होता है फ्लक्स और एक होता है स्लैग, या स्लैग एंड फ्लक्स भी बोल सकते हैं, या फ्लक्स एंड स्लैग भी बोल सकते हैं। तो बस इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, बाकी तो अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे, है ना, तो लेंथी हो जाएगा ज्यादा आपके लिए। आप रिएक्शंस बहुत सारे पढ़े, इसको एक बार लिखना है, थोड़ा सा देखना है, एक रिवीजन मारना है, ठीक है ना, तो ज्यादा हम नोट नहीं देंगे आपको। बस देखिए, एक टर्म्स बनाइए, इसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्लक्स एंड स्लैग। फ्लक्स FLUX एंड स्लैग, फ्लक्स एंड स्लैग, ठीक है ना। एक टर्म से छोटा सा पढ़ना है, बस देखते हैं, इसके बाद थर्ड टर्म से स्टार्ट करेंगे, मतलब तीसरा स्टेज, तीसरा प्रोसेस, क्या, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। चलो, तो पहले फ्लक्स और स्लैग के बारे में समझते हैं, आखिर आया क्यों, कैसे आया, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ा, आखिर क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्या इसके बिना मेटलर्जी पॉसिबल नहीं है। सवाल ये है ना, क्या इसके बिना मेटलर्जी पॉसिबल नहीं है। मेटलर्जी पॉसिबल तो है, लेकिन कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं या कुछ ऐसे ओर होते हैं जहां पे इम्प्रीडीज जो होते हैं वो काफी जिद्दी होते हैं, जाहिल होते हैं, गवार होते हैं, काफी जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं, तो उन्हें हटाने के लिए या उन्हें निकालने के लिए हमारे पास कोई प्रोसेस ही नहीं है, सारा प्रोसेस वहां काम करना बंद कर दिया है, इसलिए हम फ्लक्स और स्लैग का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो पहले क्यों आया, इसका सवाल का आंसर ढूंढते हैं। तो आपके पास क्या है सर, ये ओर्स है, तो वो बोला मेरे पास 2 लोग हैं इन मेजर पार्ट में, एक मेटल होता है और एक क्या होता है बेटा, इम्प्रीडीज होता है सर, गंदगी होता है, कचरा होता है, इम्प्रीडीज है सर, कचरा है ना, इसको बोलते हैं कचरे के डब्बे में फेंक दो, इम्प्रीडीज है। तो ये जो इम्प्रीडीज कभी कभी ऐसा होता है ना, जो नेचर में क्या होता है, रिफ्रैक्टरी होता है, क्या होता है, रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी, और रिफ्रैक्टरी होता है जिसकी वजह से ना, ये रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला, रिमेल्ट नहीं हो पाएगा, वो इजीली मेल्ट नहीं हो पाएगा, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है उसको रिफ्रैक्टरी बोलते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या है, ये नेचर में नॉन फ्यूजेबल, क्या बोल सकते हैं, नॉन फ्यूजेबल। अगर ये नॉन फ्यूजेबल है और फ्यूजेबल नहीं हो पा रहा है तो क्या ये मेटल को छोड़ के निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब तुम सीधे सीधे टॉपिक पे आओ, आपका काम क्या है, आप मेटलर्जी क्यों पढ़ रहे हैं, आप मेटलर्जी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ओर से मेटल को सेपरेट करना है, मेटल को अलग निकालना है, उसकी इम्प्रीडीज को अलग करना है ना। अब ये इम्प्रीडीज बोला हम नेचर में रिफ्रैक्टरी है ना, नॉर्मल टेंपरेचर पे हम क्या होंगे, मेल्ट होंगे नहीं, और नॉर्मल टेंपरेचर पे अगर मेल्ट नहीं हुआ तो हमारा टेंपरेचर बढ़ाओ, अगर टेंपरेचर बढ़ाओगे तो खतरा क्या है, मेटल वेपराइज हो जाएगा। तो भाई जिसे पानी के लिए हम ले रहे थे वही खत्म हो गया, तो मतलब क्या बचा, भी मेटल वेपराइज हो गया, तो इम्प्रीडीज कचरा को लेकर क्या करोगे, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो समस्या ये है कि सर इम्प्रीडीज को हटाना भी है, जब तक वो हटेगा नहीं मेटल प्योर नहीं होगा। अब मेटल अगर प्योर ही नहीं हुआ तो मेटलर्जी काहे का आप पढ़ रहे हैं, मेटलर्जी का कोई मीनिंग ही नहीं, मीनिंगलेस है मेटलर्जी वहां पे। इसलिए लोग बोलते हैं सर इस इम्प्रीडीज को हटाना है, जो नेचर में रिफ्रैक्टरी है, मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, इसको हटाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्लक्स को। इसका इस्तेमाल करेंगे फ्लक्स को। तो फ्लक्स क्यों आया, आपको समझ में आ गया। और फ्लक्स क्या करता है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले से इम्प्रीडीज को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं नीचे में इम्प्रीडीज
और इम्प्रीडीज के पहले डिफाइन कर लेते हैं कि कैसे इम्प्रीडीज है, नेचर में क्या है इसका, इसके बाद आगे हम फ्लक्स पे काम करेंगे। तो नीचे लिखो इम्प्रीडीज और इम्प्रीडीज में लिखो बेटा, लिखो दे आर, इम्प्रीडीज के बारे में लिख रहे हैं दे आर नॉन फ्यूजेबल, दे आर नॉन फ्यूजेबल एंड रिफ्रैक्टरी इन नेचर। इम्प्रीडीज दे आर नॉन फ्यूजेबल, नॉन फ्यूजेबल का मतलब ना वो जो इजीली मेल्ट नहीं कर सकता है, मेल्ट नहीं हो सकता उसका, काफी हार्ड है, काफी स्ट्रांग है। दे आर नॉन फ्यूजेबल एंड रिफ्रैक्टरी, REFRACTORY एंड रिफ्रैक्टरी इन नेचर and have high melting point and have high melting point। इम्प्रीडीज का मतलब यहाँ पे ऐसे इम्प्रीडीज है जो नेचर में रिफ्रैक्टरी है, नॉन फ्यूजेबल है और उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है। क्लियर है? अब आया फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या करेगा सर, नीचे को फ्लक्स, और फ्लक्स का काम आपको दिख रहा है, फ्लक्स क्या करेगा सर, तो नीचे लिखिए फ्लक्स, लिखिए फ्लक्स आर दोज कंपाउंड्स, फ्लक्स आर दोज कंपाउंड्स, flux are those compounds which combined with, flux are those compounds which combined with non-fusible impurities, flux are those compounds which combined with non-fusible impurities, which combined with non-fusible impurities and convert into fusible mass, and convert into fusible mass, and convert into fusible mass। Flux are those compounds which combined with non-fusible impurities, which is refractory in nature, high melting point, and convert into fusible mass, and convert into fusible mass। तो वो क्या कन्वर्ट करेगा बेटा, फ्यूजिबल मास में। चलो तो इसको ना एक पॉइंट बना के ऐसे लिखो मेरे साथ, आपके पास आया फ्लक्स, बिल्कुल आया सर, किसके साथ कंबाइन किया, इम्प्रीडीज के साथ, किसके साथ कंबाइन किया बेटा, इम्प्रीडीज के साथ। इम्प्रीडीज का नेचर क्या है सर, रिफ्रैक्टरी है सर, क्या है नेचर, रिफ्रैक्टरी है, मतलब क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है सर, हाई मेल्टिंग पॉइंट है सर, है ना। कंबाइन किया, कंबाइन कन्वर्ट किया किसमें, ये भी इम्प्रीडीज है, रिफ्रैक्टरी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, नॉन फ्यूजेबल है, ये कन्वर्ट करके कंबाइंड में क्या मिलेगा, फ्यूजेबल मास, है ना, क्या मिलेगा, फ्यूजेबल मास मिलेगा भाई। और इसी फ्यूजेबल मास को पता है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं, इसी को स्लैग बोलते हैं बेटा, फ्यूजेबल मास, फ्यूजेबल मास इसको क्या बोलेंगे, स्लैग बोलेंगे। क्लियर है? चलो तो ये ध्यान समझ में आया कि फ्लक्स और स्लैग क्यों आया, पूछेगा फ्लक्स की जरूरत क्यों पड़ा। तो कुछ और में ऐसे इम्प्रीडीज होते हैं जो नेचर में रिफ्रैक्टिव होते हैं, नॉन फ्यूजेबल होते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफी हाई होता है, इजीली मेल्ट नहीं होता। उसको हटाने के लिए, उसको निकालने के लिए, मेटल से सेपरेट करने के लिए हम फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। और फ्लक्स क्या करता है, उस इम्प्रीडीज के साथ कंबाइंड हो जाता है, और कंबाइंड होने के बाद वो खुद को और उसको भी मिलाकर क्या बनाता है, फ्यूजेबल मास बनाता है, जिस फ्यूजेबल मास को हम क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्लैग बोलते हैं। क्लियर है? चलो तो अब इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सर फ्लक्स जो होता है वो ऐसा नहीं कि मुंह उठा के आ जाएगा कहीं पे भी वो अलग कर देगा, फ्लक्स का भी नेचर है, वो बोलेगा भाई हम ना किस टाइप के इम्प्रीडीज को हटाने के लिए कैसा फ्लक्स चाहिए। तो हमारे पास दो फ्लक्स होता है, एक होता है एसिडिक फ्लक्स और एक होता है बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स की जरूरत तब पड़ता है जब आपके पास बेसिक इम्प्रीडीज को हटाना होता है, बेसिक फ्लक्स की जरूरत तब पड़ेगा जब आपके पास एसिडिक इम्प्रीडीज को हटाना होगा। क्लियर है? ये सारी बातें हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। आज रिएक्शन का पार्ट पढ़े, इसलिए हम छोड़ रहे थे, तो हम एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स को यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। खैर छोड़ रहे हैं, अगले क्लास में उसको पढ़ेंगे। आप उसको तब तक रिवीजन कीजिए और बस कल खत्म करेंगे अगले प्रोसेस को, और उसके बाद जो है हम लोग मूव करेंगे थर्ड प्रोसेस पे, जिसका नाम क्या है बेटा, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। ये काफी मेजर प्रोसेस है, काफी पोटेंट है, इसमें अलग अलग रिएक्शंस होता है मेटल ऑक्साइड का अलग नेचर वालों के साथ, जहां पे हम सबको एक एक करके डिस्कशन करते चलेंगे। क्लियर है? तो आज इतने रहते हैं, आप इसको पढ़िए, इसमें दिक्कत हो तो कुछ पूछिए, कमेंट कीजिए, हम देखेंगे, उसका रिप्लाई देंगे, है ना, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।